हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। तो दोस्त, मैं लाया हूँ आप सबके लिए मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं हम अपना सेशन एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन ये रहा कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए डू योर बेस्ट एंड इग्नोर द रेस्ट। मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ करो और बाकी चीज़ों को अनदेखा करो। कोई कुछ भी बोलता है आपसे कि ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, उन सबको इग्नोर करो और अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो दोनों कंडीशन में अगर 55 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और एक व्यक्ति को पार कर रही है तो दोनों कंडीशन में हमारी स्पीड सेम हो जाएगी। स्पीड बराबर स्पीड, ठीक है। अब जो टाइम लग रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम जो लग रहा है 55 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो 55 जो दे रखा है वो पुल की लंबाई दे रखी है, ठीक है। और उसको पुल प्लस ट्रेन की लंबाई मिला के उसको समय लग रहा है 59 सेकेंड का। और जो केवल व्यक्ति को पार करने में समय लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है, तो वो लग रहा है 54 सेकेंड का। अब दे रखा है इन दोनों का जो अंतर होगा 5, क्योंकि 59 सेकेंड लग रहे हैं ऑलरेडी ट्रेन की। अगर ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती तो 54 सेकेंड का ही टाइम लेती, और एक्स्ट्रा जो 59 सेकेंड जो एक्स्ट्रा जो 5 सेकेंड लग रहे हैं वो पुल की लंबाई की वजह से लग रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 55, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 11। तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम 54 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 594 मीटर जो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को समझा लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। अगर ट्रेन पुल के साथ साथ पुल को पार कर रही है और वो भी 55 मीटर का, तो पुल और ट्रेन की लंबाई जब पुल को या किसी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ के 59 से भाग करते हैं। और दोनों कंडीशन में स्पीड सेम दे रखी है। तो 55 प्लस ट्रेन की लेंथ और जो बराबर हो जाएगा, जो व्यक्ति को पार कर रही ट्रेन, व्यक्ति को पार करने में ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ। पुल को पार करने में 59 सेकंड को लगते हैं और ट्रेन व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं। तो अगर ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है तो केवल 54 सेकंड लग रहे हैं, और अगर पुल के साथ पार कर रही है तो 59 सेकंड लग रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो 5 होगा। और ये 5 इसलिए ज़्यादा लग रहा है ट्रेन को जब पुल को पार कर रही है, तो क्योंकि पुल की लंबाई 55 मीटर है। तो इन दोनों का अंतर जो 5 सेकंड है, उसका जो अंतर 55 मीटर पुल, तो एक की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। और अगर हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो 54 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 54 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 594 मीटर आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31 और 32/33 इनका लघुत्तम समापवर्त बताए। एलसीएम निकालने के लिए हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि जब हम फ्रैक्शन में एलसीएम निकालते हैं तो वो होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अगर यही चीज़ एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो वो एचसीएफ अपॉन एलसीएम होता। तो हमें ये पता है 30 जो बनता है 15 इंटू 2 से बनता है, 32 जो बनता है 16 इंटू 2 से बनता है। तो 32
क्योंकि बड़ी वैल्यू को पहले एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 30 में जो 30 जो बनता है 15 इंटू 2 से बनता है, तो ऑलरेडी 16 इंटू 2 हो चुका है, तो 2 कॉमन है तो 2 ले चुके हैं, तो यहाँ पे जो कमी है वो 15 की कमी है, और इन दोनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और 15 इंटू 32 जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 480। यही एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी डीलर क्रमशः 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद 40,500 रुपये में घड़ी बेचता है। अंकित मूल्य क्या है? 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5, तो अगर 5 पर 1 की छूट दे रहा है तो 4 पे बेचेगा, ठीक। अगर और 25% की जो छूट होती है, 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। अगर 4 पर 1 की छूट दे रहा है तो 3 पर बेचेगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 20, ये निकल के आ जाएगा 12। हमें 12 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 40,500 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आ जाएगी 3375। 20 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3375 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 67,500। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 29 घंटे में 145 किलोमीटर जाती है, तो b माइनस एस जो की स्पीड जो होगी, प्रतिकूल दिशा में जो स्पीड होगी वो होती है b माइनस एस, यानी 145/29, तो ये कटेगा 5 बार में, तो b माइनस एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। अब बोला गया है कि धारा के अनुकूल जाती है, तो यानी b प्लस एस, नाव और धारा की जो है गति जुड़ जाएगी, तो 210/30, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया कि स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। अगर नाव की गति हमें निकालनी है तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, b बराबर 5 + 7/2, ठीक है। यह आ जाएगा 12, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 × 33 × 34 × 35 × 36 × 37, ठीक है। सॉरी, ये है हमारा 32, ये है हमारा 33, और ये है 34, ये है 35, ये है 36 × 37। इसको जब हम 17 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? 17 से हमारा टोटली विभाज्य है 34, यानी यहाँ से बचेगा 0 शेष, ठीक है। 0 शेष बचेगा, और ऑल ओवर इनटू में दे रखा है, तो सबका जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑलरेडी 0 शेष बचेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका आंसर जो आता है वो 0 ही आता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1118 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2 के अनुपात में है। तो यानी शेयर जो दे रखा है वो दे रखा है 3:2:1, और पर्सन जो दे रखे हैं, क्योंकि 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8, ठीक है। इनका जो ये पर्सन इंटू शेयर जब गुणा करेंगे तो तुम्हारे रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 6 18, 18 8 26 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1118। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 43। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, तो पुरुष का जो रेशियो दे रखा 43, 6 यूनिट दे रखा है तो 6, और 2 पुरुष हैं तो एक पुरुष को निकालनी है, तो 2 × 6, और 43 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 129 रुपये आ जाएगा एक पुरुष का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो जब जो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है p² अपॉन 100 का स्क्वायर। हमें जो CI और SI का अंतर दे रखा है वो 240 दे रखा है। P यानी मूलधन हमें दे रखा है 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हमें निकालना है और 100 इंटू 100। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे और 240 से 240 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा r² बराबर 100 और जब हम अंडर रूट करेंगे तो r बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 10%। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A B से 40% कम कुशल है तो A अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी A जो है B से 40% कम कुशल, यानी B अगर 100 है तो उससे 40% कम कुशल, यानी A 60% होगा। तो 20 23 60 20 25 100 दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 3 + 5 यानी 8। ठीक है, अब बोला गया कि दोनों 50 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 50 × 8 है। ये क्वेश्चन में और चीज़ बोली गई कि A अकेला कार्य का 60% कितने दिनों में करे, तो हम 60% निकाल लेंगे और A की एफिशिएंसी 3 दे रखी है अपॉन 100। 50 दूना 100 और 3 दूनी 6 और 6 दाम 60, यानी निकल के हमारा आ जाएगा 10 × 8 करेंगे, यानी A जो है 80 दिन में काम को करेगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में एक आ गया कि A और B मिलकर किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि A B से 40% कम कुशल है। अगर A B से 40, अगर 20 की एफिशिएंसी 100 है तो उससे 40% कम कुशल A होगा, तो यानी A हो जाएगा 60। अब दोनों को रेशियो में काटेंगे 20 से, तो 20 3 60 और 20 5 100 यानी 3:5 आ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का जो एफिशिएंसी जोड़ के आएगा वो 8, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं 50 दिनों में, तो 50 टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा 50 × 8। ठीक, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, और अब बोला गया कि A अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हम 60% निकालेंगे, यानी 50 × 8 × 60। ठीक है, और A की एफिशिएंसी हमें 3 दे रखी है, तो 3 और अपान में 100 क्योंकि 60% दे रखा था, तो 50 से 100 को काटेंगे 2 बार जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 को जब से विभाजित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 और 10 का जब मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यह आ जाएगा 80। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त 90, उनका मासा ज्ञात कीजिए। 2:3:5 में हैं संख्याएं। अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 15 दूना 30, 30 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी है 90, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 3, और इनका एचसीएफ भी 2 3 5 का एचसीएफ 1 होगा, तो एक ही की वैल्यू हमें बतानी थी, तो वही आंसर हो जाएगा, यानी 3 एचसीएफ निकल के आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 49 विद्यार्थियों का औसत भार 39 किग्रा है, यानी 49 छात्रों का जो औसत भार दे रखा है वो दे रखा है 39 किग्रा। ठीक है, अब बोला गया उनमें से 7 जिनका औसत वजन 40 किलो कक्षा छोड़ देते हैं, यानी 7 छात्र जो कक्षा छोड़ते हैं उनका औसत वजन है 40 किलो। 39 से 40 कितना ज़्यादा 1, तो 7 जगह मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 7। अब बोला गया है कि और अन्य 7 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलो है कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी शामिल हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 54 39 से कितना ज़्यादा 15, और 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे आ जाएगा 105। जब इन दोनों को घटाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा, तो ये बचेगा 98। अब 98 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो ये बटेगा 98 किलो की बढ़ोतरी हो रही है, तो 49 जगह 98 बट जाएगा।
तो 49 दूना 98, तो 39 प्लस 2 करेंगे तो नया औसत वजन जो निकल के आ जाएगा वो 41 kg आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 49 छात्रों का औसत वजन 39 किलो है और 7 छात्र छोड़ देते हैं जिनका औसत वजन 40 किलो है। तो 7 जा रहे हैं तो माइनस होगा, तो 7 40 जो है 39 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यानी 7 -7 हो जाएगा। अब बोला गया है कि कक्षा में 7 अन्य और छात्र शामिल हो जाते हैं जिनका औसत वजन 54 किलो है। तो 54 जो है 39 से कितना ज़्यादा, 15, और 7 छात्र आ रहे हैं तो 15 × 7 करेंगे, अपने साथ 105 किलो वजन लेके आ रहे हैं। तो जब -7 और 105 को घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 98 किलो वजन बढ़ रहा है। तो 98 किलो को हम 49 जगह बांटेंगे तो 2 किलो औसत वजन हमारा बढ़ जाएगा, यानी 39 + 2 करेंगे तो 41 किलो नया औसत वजन हो जाएगा कक्षा का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4, ठीक है, इंटू भुजा स्क्वायर यानी A²। तो हम वैल्यू रख देते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा है। भुजा दे रखी है 20 × 20, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी 20 × 5 = 100, 100 और इंटू √3 यानी 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। तो एक 15% लाभ पर बेच रहा है तो यानी 115 पर बेचेगा। अब 5% हानि पर बेच रहा है तो यानी 95 पर बेचेगा। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 20, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर हमें निकालना है और जो कि 140 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। और अब बोला कि पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। एक बार 15% का लाभ हो रहा है, एक बार 5% क्या हो रही है। 15 - 10 करेंगे 10% का एक्चुअल लाभ हो जाएगा पूरे सौदे पे, तो यानी 10% की वैल्यू हमें निकाल ली थी, ये आ जाएगी 70 रुपये। बस यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 15% का लाभ हो रहा है, एक जोड़ी जूते जो 15% लाभ पे तो 115, और 5% हानि पर दूसरे जोड़ी जूते बेचे जा रहे हैं तो 95 पे बेचे जाएंगे। दोनों का अंतर होगा 20। 20 यूनिट के लिए हमें 140 दे रखी, 1 यूनिट के लिए हमारी 7 आ जाएगी, ठीक है। अब बोला गया है कि एक पूरे सौदे में से कितना लाभ होगा। अगर 15% लाभ पे बेचा जा रहा है पहले और दूसरा 5% हानि पर बेचा जा रहा है, दोनों को जब घटाएंगे तो 10% का एक्चुअल लाभ होगा पूरे सौदे पे, तो 10% की वैल्यू हमें निकालनी है, हो जाएगी 70 रुपये। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको MP और CP में एक रिलेशन बताया था। MP CP में मैंने ये बताया था कि अगर MP में लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, हानि हो रही है तो माइनस करेंगे। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और CP में बताया था कि 100 माइनस हमेशा डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30% की छूट देने पर इसे 15% की हानि हो रही है, यानी 100 - 15 रेशियो 30% की छूट दी जा रही है, यानी 30, यानी हो जाएगा 85, ये हो जाएगा तुम्हारा 70। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अंकित मूल्य हमारा 850 दे रहा है ना, यानी 85 यूनिट के लिए हमारी जो दे रखी है वो 850 दे रखी है, यानी 85 का 10 गुना होगा 850। तो हम 70 का भी 10 गुना निकाल देंगे, ठीक। 10 गुना निकालेंगे आ जाएगा 700 रुपये। बस यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी 2 वर्षों में दोगुनी हो रही है, यानी 2 की पावर 1 कर लेंगे। अब बोला गया कि यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी यह 4 गुनी भी हो रही है तो 2 की पावर 2,
इसका ये कितना गुना, 1 का 2 कितना गुना, 2 गुना, तो इसका भी हम 2 गुना निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि व्यंजक 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 गुणे 21 को सरल करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा। इससे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि अगर यहाँ पर अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है, तो सब छोटी संख्या यानी 1/3, 1 बटा बड़ी संख्या 1/21, ठीक है, 1/21 और इनका अंतर कर देंगे, ठीक है। जब अंतर करेंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, 21 होगा, यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 1, ठीक, 21 एकम 21, ठीक। तो ये बचेगा तुम्हारा 6/21, सॉरी 6/21। जब 3 से काटेंगे आएगा 2, ये आएगा 7, यानी 2/7 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस सेशन को यहीं तक रखते हैं। और जानते हो आज क्या हुआ, मैंने ना वीडियो बनाई थी, इससे पहले वीडियो मैं बना चुका था और वो गलती से वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, इसलिए मुझे ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।